नमस्कार, आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। इनकम टैक्स वाली आपकी जो सब्जेक्ट चल रही है, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग, तो इसमें इस वीडियो के माध्यम से आज 14 नंबर की क्लास स्टार्ट करेंगे, यानी 14 नंबर की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें फ्रेंड्स आपका चैप्टर रहेगा यानी निवास स्थान के बारे में बात करेंगे। एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंडिविजुअल व्यक्तियों के रिगार्डिंग, फिर कंपनी और फर्म्स के रिगार्डिंग, और जो जो इनकम होती है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि ये कोर्स आपका फ्री यूट्यूब कोर्स से चलाया जा रहा है। इसमें आपका 70% प्लस से क्लासें कंप्लीट हो चुकी है और जल्द भी 15-20 दिन में आपको पूरा कोर्स कर लेंगे, फिर आपके एमसीक्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसके रिगार्डिंग मैं प्रत्येक वीडियो में अनाउंसमेंट करता हूँ या बताता हूँ कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आपको ज्वाइन करना है, और साथ में जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो भी ऑलरेडी 6 प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ जाना, सब वीडियो आपको एक जगह मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं, किसी प्रकार की क्यूरीज है, तो आज मुझे डायरेक्ट ये स्क्रॉल पट्टी पर जो मेरा नंबर देख रहे हैं मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के बाद में आपको जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनानी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, उसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना। ठीक है, सब कुछ आपका कन्फ्यूजन उस वीडियो में दूर कर दूंगा। कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कितने घंटे आपको रीडिंग करनी है, ठीक है, किन चीज़ों से दूर रहना है, किस प्रकार से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, एक्सेट्रा तमाम बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। और ठीक है, तो आपको जल्दी वो वीडियो मिल जाएगा। तो लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी व्यक्ति क्या होता है, और इसके अलावा इनकम क्या होती है। यानी 30 नंबर की क्लासेज का ये टॉपिक है, आय के प्रकार, सकल कुल आय, सकल कुल ग्रोस टोटल इनकम क्या होती है, फिर कुल आय टोटल इनकम क्या होती है, कृषि आय क्या होती है, और इसके अलावा कृषि आय के टाइप्स देखे थे। फिर इसके बारे में अंशतः कृषि आय क्या होती है उसके बारे में बात की थी। और फिर इसके अंशतः कृषि आय तथा कृषि तथा व्यापारिक आय का अनुपात क्या कितना होता है, गैर कृषि आय कौन सी होती है। उसके अलावा निवास स्थिति एवं करभार के बारे में बात की थी। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपका निवास स्थिति एवं करभार एंड रेजिडेंस स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेज है, उनके बारे में बात की थी। तो एक व्यक्ति का निवास स्थान के बारे में बात की थी, जिसमें साधारण निवासी असाधारण निवासी के कंडीशंस के बारे में बात हो चुकी थी। फिर आपका इसकी जो अतिरिक्त शर्तें थी वो देख चुके थे। फिर यहाँ से अब बात करेंगे हिंदू विभाजित परिवार का निवास स्थान के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, यानी पहले व्यक्तियों के बारे में बात हो चुकी है, अब हिंदू अविभाजित परिवार का निवास स्थान क्या होता है, यानी एचयूएफ रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात होगी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो निवासी देखते हैं पहले। तो धारा 62 किसके अकॉर्डिंग, धारा 62 के अनुसार एक हिंदू अविभाजित परिवार का गत वर्ष में किसमें एंड प्रीवियस ईयर में भारत का निवासी है, यदि उसका नियंत्रण एवं प्रबंध आंशिक रूप से भारत में होता है। इसके अलावा यदि हिंदू अविभाजित परिवार का नियंत्रण एवं प्रबंध का कोई भी भाग भारत में स्थित है, भले ही संपूर्ण नियंत्रण प्रबंध भारत से न होता हो, यानी कोई भी भाग होना चाहिए, जरूरी नहीं कि संपूर्ण रूप से उनका कंट्रोल भारत से होता हो, तो वह परिवार भारत में निवासी व्यक्ति माना जाता है। क्या माना जाता है, भारत में निवासी व्यक्ति को माना जाता है। यानी रेजिडेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62, ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली is considered a residence of India during the previous year if its control and management are situated even partially in India, if any part of the Hindu undivided family's control and management is located in India, even if the entire control and management is not extracted from India, the family is deemed to be a residence of India। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें साधारण निवासी के बारे में। भारत में निवासी हिंदू अविभाजित परिवार गत वर्ष में भारत में साधारण निवासी तब होगा यदि उसका कर्ता या प्रबंधक धारा 66A में दी गई दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा करता है। यानी जो धारा 66A है, अतिरिक्त शर्तें हैं, इसमें लास्ट क्लास में उनको देख चुके थे। अतिरिक्त शर्तें क्या है वह, यानी वह संबंधित गत वर्ष से तुरंत पूर्व 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो। इसके अलावा वह संबंधित गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिवस भारत में रहा हो। तो इस तरीके से वो ये कंडीशन है, वो कंडीशन इसके ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। फिर असाधारण निवासी के बारे में बात करें यहाँ पे, तो धारा 66B के अकॉर्डिंग यदि हिंदू विभाजित परिवार असाधारण निवासी होगा यदि उसका कर्ता धारा 66A में दी गई दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा नहीं करता। जो शर्तें दी थी, अगर उन दोनों शर्तों को, अगर वो गत वर्ष में 7 वर्ष और 10 वर्ष की जो भी स्थिति है, अगर उनको पूरा नहीं करता है, तो वो एक तरीके से असाधारण निवासी यहाँ पे हो जाएगा। फिर अनिवासी के बारे में बात करें यहाँ पे, तो एक हिंदू अविभाजित परिवार भारत का अनिवासी होगा यानी एनआरआई होगा यदि गत वर्ष में उसका संपूर्ण नियंत्रण प्रबंध भारत के बाहर से होता है, यानी संपूर्ण रूप से अगर भारत से बाहर से उसका कंट्रोल किया जाता है फौरन से,
तो एक तरह से वो एनआरआई, एक तरह से नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया पर्सन हो जाएगा। नो रेजिडेंस ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ विल बी considered a non-resident of India if during the previous year its entire control and management is situated outside of India। ठीक है, अब ये तो हो गया अपनी एचयूएफ के बारे में बात कर चुके हैं, और लास्ट से 13 नंबर के वीडियो में व्यक्तियों के बारे में बात की थी, और जो कंडीशन कौन कौन सी है उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय का निवास स्थान के बारे में बात करेंगे। यानी निवास स्थान के आधार पर टैक्स लगाया जाता है, ये सबसे मेन सीढ़ी होती है टैक्स लगाने की भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय का निवास स्थान है। निवासी देखते हैं पहले इसका, फिर अनिवासी के बारे में बात करेंगे। तो निवासी के बारे में बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो धारा 6(2) के अकॉर्डिंग एक फर्म या व्यक्तियों का समूह भारत में निवासी है यदि उनके नियंत्रण एवं प्रबंध का आंशिक भाग भारत में संचालित होता है, यानी उनका प्रबंध एवं नियंत्रण का आंशिक भाग यानी पार्शियल रूप से अगर भारत से संचालित होता है तो अनिवासी व्यक्ति कहलाएंगे। इनके नीति एवं प्रबंध संबंधी निर्देश यदि भारत से दिए जाते हैं तो यह माना जाएगा कि इसका नियंत्रण प्रबंध भारत से होता है। और अनिवासी के बारे में बात करें तो फर्म या व्यक्तियों का समूह उस समय कब होता है, अनिवासी होता है जब उसका संपूर्ण नियंत्रण प्रबंध भारत के बाहर से होता है। यानी अनिवासी कौन होगा कि जो भी फर्म है या कंपनी है, व्यक्तियों का समूह है, उस समय उसको अनिवासी व्यक्ति माना जाएगा जब उसका कंट्रोल और नियंत्रण और उसका मार्गदर्शन इंडिया से बाहर होता है, तो वो एक तरीके से अनिवासी फर्म या कंपनी कहलाएगी। तो इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो रेजिडेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6(2) ऑफ ए फर्म or an association of a person is considered residence in India if the control and management of its affairs is situated even partially in India. If directives regarding policy and management are issued from India, it is deemed that its control and management are exercised from India। ये तो हो गया आपका रेजिडेंस की। अब नॉन रेजिडेंट के बारे में बात करें तो ए फर्म और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स इज कंसिडर्ड नॉन रेजिडेंस व्हेन द एंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फर्म या व्यक्तियों को होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कंपनी का, किसका करेंगे, कंपनियों के निवास स्थान के आधार पर बात करेंगे, कंपनियों का निवास स्थान। ठीक है, तो इसमें निवासी अनिवासी दोनों चीजें चलेगी। तो भारत में निवासी के बारे में बात करेंगे, निवासी कंपनी। तो धारा 6(3) यानी 1961 की जो धारा है, अब इसमें 25 में तो आप धारा मैं पढ़ा चुका हूँ, वहाँ देखना आप टेबल में। तो धारा 6(3) के अकॉर्डिंग एक कंपनी गत वर्ष में भारत में निवासी होगी। कैसे होगी, यदि वह एक भारतीय कंपनी है। अगर वो भारतीय कंपनी है तो वो भारतीय निवासी होगी। इसके अलावा गत वर्ष में उसका संपूर्ण नियंत्रण एवं प्रबंध भारत से होता है। ये दो कंडीशन इसमें स्पष्ट होगी। निवासी कैसे होगी, अगर वो भारत डोमेस्टिक कंपनी है, क्या है, यानी भारत की डोमेस्टिक घरेलू कंपनी है। इसके अलावा गत वर्ष में उसका संपूर्ण नियंत्रण एवं प्रबंध भारत से होता है तो वो भारत में निवासी कंपनी कहलाएगी। अनिवासी के बारे में बात करें तो एक कंपनी जो उपरोक्त दोनों शर्तों में से एक भी शर्त पूरी नहीं करती है वो एक तरीके से अनिवासी कहलाएगी, और उपरोक्त दोनों में से किसी भी शर्त को अगर पूरी नहीं करती है तो वो एक तरीके से अनिवासी कंपनी कहलाएगी। या तो वो भारतीय कंपनी नहीं है, एक तरह विदेशी कंपनी है, या उसका जो नियंत्रण है वो भारत से बाहर होता है तो वो एक तरह से अनिवासी कहलाएगी। असाधारण निवासी के बारे में बात करें यहाँ पे, इसके बारे में असाधारण निवासी देखिए कंपनी का। तो कंपनी है, फर्म है एवं व्यक्तियों के समूह निवासी एवं अनिवासी होते हैं, असाधारण निवासी नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपको, क्या ध्यान रखना है, यानी जो कंपनी होती है एक कौन सी होती है, कंपनी होती है, एक होता है आपका फर्म होता है। क्या होता है, कंपनी, फर्म एवं व्यक्तियों का समूह, तीन चीजों को ध्यान रखना है। इस प्रकार प्रश्न आ सकता है आपको, कंपनी, फर्म एवं व्यक्तियों का समूह निवासी या अनिवासी होते हैं। क्या होते हैं, यानी रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स होते हैं, लेकिन असाधारण निवासी कभी नहीं होते हैं। ध्यान रखना, क्या नहीं होते हैं, यानी इनको निवासी एवं अनिवासी श्रेणी में बांटा जा सकता है, लेकिन इनको कभी भी असाधारण निवासी की श्रेणी में नहीं बांटा जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं एक बार। तो रेजिडेंस इन इंडिया एज पर सेक्शन 6(3) ए कंपनी इज कंसिडर्ड रेजिडेंस इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ इट इज एन इंडियन कंपनी, its control and management are situated only in India during the previous year। नॉन रेजिडेंस के बारे में बात करें तो एक कंपनी that does not fulfill either of the above condition is a non residence, not ordinary residence है। Companies, firms and associations of persons are classified as either residents or non residents, they cannot be not ordinary residents है। विभिन्न प्रकार, अब ये यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट होता है, तो विभिन्न आय पर कर भार या कर आयतन या कराघात किस प्रकार से लगाया जाता है। जो विभिन्न प्रकार की आय होती है वो इसमें देखेंगे कि वो
निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी तीनों की स्थिति में देखेंगे तो करयोग्य होती है, करमुक्त होती है, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सारणी है, इसको आपको अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, अब देखते हैं इसको, इसमें से आपको प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। हालांकि आपको पीडीएफ मिलेगा, उसमें आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं, लेकिन वीडियो में भी अच्छी तरह से यहाँ पे बात करेंगे डिटेल से। देखो, तो इसमें हेडिंग आपकी एक तो है आय के सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, यानी आय के साधन है, फिर आपका निवासी यानी रेजिडेंस, फिर असाधारण निवासी है, क्या क्या है, असाधारण निवासी है, और फिर आपका अनिवासी है। ठीक है, एंड नॉन रेजिडेंस, रेजिडेंस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिडेंस है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन देखते हैं। आय के साधन में देखें तो गत वर्ष में, किसमें, प्रीवियस ईयर में भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझी गई आय है, यानी ऐसी आय जो भारत में प्राप्त हुई है या प्राप्त हुई समझी गई है। तो उस संबंध में अगर कोई निवासी व्यक्ति है, कंपनी है, फर्म है, व्यक्तियों का समुदाय है, ठीक है, तो उस संबंध में क्या स्थिति यहाँ पे क्रिएट होगी। तो निवासी है तो ये कर योग्य होगी, यानी टैक्सेबल होगी, भारत में इसको टैक्स देना होगा, ध्यान रखना है इसको, क्या होगा, टैक्सेबल होगी। अगर असाधारण निवासी है, भारत में प्राप्त हुई है, भारत में समझी गई आई है, तो ये भी एक तरह से टैक्सेबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टैक्सेबल यहाँ पे हो जाएगी। और अनिवासी कोई भी व्यक्ति है, कंपनी है, तो ये भी एक तरह से यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रीवियस ईयर गत वर्ष में भारत में उपार्जित यानी उपार्जित एवं उदय हुई अथवा उपार्जित या उदय हुई समझी गई जो आई है। ठीक है, तो ऐसी आई जो भारत में कमा ली गई लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, वो उपार्जित है लेकिन बाद में प्राप्त हो जाएगी, तो भी उसमें टैक्स लगेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर निवासी है तो भी ये टैक्सेबल होगी, और साधारण निवासी है, चाहे कंपनी हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे कोई भी हो, ये भी टैक्सेबल होगी, और इस स्थिति में भी ये टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट स्थिति इसमें गत वर्ष में यानी प्रीवियस ईयर में भारत के बाहर, अब यहाँ पे दोनों ऊपर वाली स्थिति भारत के अंदर थी, अब भारत के बाहर है, तो गत वर्ष में भारत के बाहर क्या है, गत वर्ष में भारत के बाहर उपार्जित एवं उदय हुई वह आय जो एक ऐसे व्यापार से हो जो पूर्णतः या आंशिक रूप से भारत से नियंत्रित होता है, यानी पूर्णतः या आंशिक रूप से, यानी आय तो आपके विदेश में प्राप्त हो रही है, लेकिन जो उसका कंट्रोल का कार्य किया जा रहा है, कंट्रोल या मैनेजमेंट का कार्य किया जा रहा है, वो पार्सली भारत से उसको कंट्रोल्ड किया जा रहा है, पूर्णतः आंशिक रूप से भारत से उसका नियंत्रण किया जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या स्थिति क्रिएट होगी, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इस स्थिति में आपकी स्थिति क्रिएट होगी अगर निवासी क्या है, निवासी कंपनी है, तो ये हो जाएगी आपकी टैक्सेबल, क्या हो जाएगी, यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना आपको, ये हो जाएगी आपकी टैक्सेबल अगर बाहर से उसका कंट्रोल किया जा रहा है व्यापार का। अगर असाधारण निवासी है तो भी आपकी वो टैक्सेबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। और अनिवासी है, क्या है, एनआरआई है, क्या है, एनआरआई है, तो वो एक तरह से टैक्स फ्री रहेगी, क्या रहेगी, यानी भारत से बाहर उपार्जित उदय हुई वह आय जो एक ऐसे व्यापार से हो जो पूर्णतः आंशिक रूप से भारत से नियंत्रित होता है। अगर निवासी है, असाधारण निवासी है तो टैक्सेबल हो जाएगी, और अनिवासी है एंड नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया है तो वो एक तरह से टैक्स फ्री यहाँ पे हो जाएगी, संबंधित देश में उसका टैक्स लगेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, गत वर्ष में भारत के बाहर उपार्जित एवं उदय हुई वह आय जो भारत में स्थापित पेशे से हुई है, एंड भारत में स्थापित पेशे से हुई है। अगर निवासी है तो कर योग्य होगी, अगर ऐसा इसके अलावा असाधारण निवासी है तो कर योग्य होगी, और एनआरआई है तो कर मुक्त यहाँ पे हो जाएगी। गत वर्ष से भारत में बाहर यानी प्रीवियस ईयर में भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई अन्य आय है, अगर निवासी है तो टैक्सेबल होगी, असाधारण निवासी है तो ये नॉन टैक्सेबल हो जाएगी यानी कर मुक्त हो जाएगी, और अगर एनआरआई है तो ये भी आपकी नॉन टैक्सेबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नॉन टैक्सेबल हो जाएगी, यानी इस आय पे भारत में किसी प्रकार को टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट स्थिति आती है लास्ट आपकी, तो गत वर्ष से पूर्व के वर्षों यानी गत वर्ष से पूर्व के जितने भी प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर से पूर्व के जो भी वर्ष है, भारत के बाहर प्राप्त अथवा उपार्जित कोई आय जो गत वर्ष में भारत में लाई गई हो, यानी नेक्स्ट ईयर से पूर्व की जो भी आई है विदेश में कमाई गई है भारत, और जो गत वर्ष में भारत में लाई गई है यानी भारत को प्राप्त हुई है, तो इस स्थिति में, तीनों स्थितियों में, चाहे वो निवासी है तो भी टैक्स नॉन टैक्सेबल होगी, और अगर वो असाधारण निवासी है तो भी नॉन टैक्सेबल होगी, और अगर वो एनआरआई है तो फिर वो भी यहाँ पे नॉन टैक्सेबल हो जाएगी। तीनों स्थितियों में इस प्रकार की स्थिति में जो इनकम है वो नॉन टैक्सेबल रह जाएगी, क्या हो जाएगी, नॉन टैक्सेबल रह जाएगी। तो ये सारणी आपको अच्छी तरह से जानने के लिए, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ में आप इसको अच्छी तरह से देखने, इस प्रकार से आपका प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। अब इंपॉर्टेंट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कर मुक्त आय क्या होती है, एग्जाम्प्ट इनकम क्या होती है, यानी ऐसी आय जिन पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। ठीक है, कर मुक्त आय है,
तो किसी व्यक्ति की, ये महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह देखना आपको, क्या है, किसी व्यक्ति की आय में नहीं जोड़ी जाने वाली आय है धारा 10, यानी यानी पर्सनल, किसी व्यक्ति की, इंडिविजुअल व्यक्ति की आय में जो आय कमाता है तो उनमें धारा 10 के अनुसार, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार, और जो 2025 वाला एक्ट है उसमें धारा आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, धारा देखना, इसमें कोई मेजर चेंजिंग नहीं हुआ। जो भी चेंजिंग हुई है वो ऑलरेडी मैं 1 से लेकर 9 नंबर की क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो आप उन क्लास में जरूर देखना आपको। तो धारा 10 के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति की आय में नहीं जोड़ी जाने वाली आय कौन सी है वो देखते हैं। फर्स्ट तो इसमें यानी स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र होता है, यानी गवर्नमेंट द्वारा इसमें स्पेशल छूट दी जाती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित नई इकाइयों की आय धारा 10A के अंतर्गत वो यहाँ पे व्यक्तिगत आय में नहीं जोड़ी जाती है। इसके अलावा पुण्यार्थ एवं धार्मिक ट्रस्ट संपत्ति की आय है धारा 11 से 13 में, वो नहीं जोड़ी जाती है। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों की जो आय होती है, यानी जो राजनीतिक पार्टियां होती है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जो धारा होती है उसके तहत उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो उनको जो चंदा दिया जाता है तो वो चंदा नॉन टैक्सेबल होता है, उस पर किसी प्रकार से टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो राजनीतिक पार्टियों का आय है धारा 13A के अंतर्गत। इसके अलावा निर्वाचित ट्रस्ट को ऐच्छिक अनुदान से प्राप्त आय धारा 13B के अंतर्गत जो भी है वो एक तरीके से व्यक्ति की आय में उनको नहीं जोड़ा जाता है। इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो इनकम नॉट इंक्लूडेड इन द इंडिविजुअल्स टोटल इनकम, सेक्शन 10 है। इनकम ऑफ ए न्यू यूनिट्स सेटअप इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस सेक्शन 10A। नेक्स्ट आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड बाय चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट है सेक्शन 11 to 13। फिर इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज सेक्शन 13A। इनकम रिसीव्ड बाय इलेक्टोरल ट्रस्ट फ्रॉम वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन सेक्शन 13B है। फिर है किसी व्यक्ति की आय में नहीं जोड़, ऊपर तो ऊपर आ चुकी है, व्यक्ति की आय में जोड़ी जाने वाली मदें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है किसी व्यक्ति की आय में नहीं जोड़ी जाने, यानी जस्ट इसका विपरीत होगा, यानी ये नहीं जोड़ी जाएगी, इनको माइनस किया जाएगा। तो किसी व्यक्ति की आय में नहीं जोड़ी जाने वाली आय है धारा 10 के अंतर्गत है, यानी इन पर जो अगर आय प्राप्त होगी तो इन पर एक तरह से टैक्स यहाँ पे देना होगा। तो कृषि आय धारा 10A, कृषि आय पूर्णतः कर मुक्त है, बशर्ते धारा 21A के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अंतर्गत आती है वो। यदि कृषि आय कर मुक्त है, किंतु कुछ विशिष्ट करदाताओं के संदर्भ में इसे गैर कृषि आय में केवल कर की दर की गणना के लिए जोड़ा जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं, एक हिंदू है विभाजित परिवार के सदस्य के रूप में प्राप्तियां धारा 10(2) है। देखते हैं तो फर्म की कुल आय के भाग धारा 10(2)A है। फर्म की कुल आय के भाग धारा 10(2)A के अंतर्गत कौन कौन सी आय होती है? एक तो होती है आपकी यात्रा रियायत है, क्या है यात्रा रियायत, एंड जो टीए पर जो पैसा मिलता है यात्रा भत्ता, तो यात्रा रियायत धारा 10(5) में है। इसके अलावा विदेश में प्राप्त भत्ते अनुलाभ है धारा 10(7) है। किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्य की आय धारा 10(9) है। मृत्यु तथा अवकाश ग्रेजुटी है धारा 10(10) है। अर्जित अवकाश का नकदीकरण है धारा 10(AA) है। इसके अलावा छटनी क्षतिपूर्ति है धारा 10(10)BB में है। किसी महाविनाश से पीड़ित व्यक्ति को प्राप्ति या प्राप्य क्षतिपूर्ति धारा 10 में है। स्वेच्छापूर्वक अवकाश ग्रहण पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि धारा 10(10) में है। नियोक्ता द्वारा अनुलाभों पर देय कर है। इसके अलावा जीवन बीमा पॉलिसी पर प्राप्त बोनस या अन्य राशि धारा 10(10)D में है। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड से भुगतान है, मकान किराए भत्ता है। मैं एक तरीके से ये नॉन टैक्सेबल है, यानी इनको शामिल किया जाता है आय में, लेकिन फिर बाद में इनको छूट दे दी जाती है इनमें एज पर इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग। कुछ सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज की राशि धारा 10(15). शिक्षा की लागत की पूर्ति के लिए प्राप्त छात्रवृत्ति है। वीरता पुरस्कार विजेताओं को पेंशन है, पारिवारिक पेंशन है। इसके अलावा स्थानीय सत्ता की आय है, अनुमोदित अनुसंधान संघ की आय है, न्यूज एजेंसी की आय पर आय है, कुछ पेशेवर संस्थाओं की आय है, कर्मचारियों के कल्याणार्थ स्थापित किसी कोष की आय। इसके अलावा जीवन बीमा निगम पेंशन फंड की आय है, सार्वजनिक धार्मिक कार्यों को नियंत्रित करने वाली वैधानिक सत्ता की आय है, और इसके अलावा सहभागी कोष से आय है, पंजीकृत ट्रेड यूनियन की आय है। अवयस्क बच्चे की 1500 रुपये तक की आय, यानी जो अवयस्क माइनर चाइल्ड होता है तो अवयस्क बच्चे की 1500 रुपये तक की आय है। धारा 115(O) में संदर्भित लाभांश आय है। धारा 10(23)D में निर्दिष्ट यूनिटों से आई है। जब इसका चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे इन चीजों को डिटेल से। कर से भूमि के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजी लाभ है। इसके अलावा एक दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से आई है। भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता से उत्पन्न कोई विशेष आय अगर होती है। किसी एक व्यक्ति की ऋण के रूप में प्राप्त आई है। नवीन पेंशन व्यवस्था ट्रस्ट की आई है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यानी यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यानी संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य के देय भत्ते या अनुलाभ है धारा 10(45). इसके अलावा बुनियादी ढांचा ऋण फंड से प्राप्त आय धारा 10(47) है, ठीक है।
इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो रिसिप्ट एज ए मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सेक्शन 10(10) है। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम ए फर्म, सेक्शन की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट की बात करेंगे। ट्रेवल कंसेशन है। अलाउंसेज और प्रीक्यूसाइड्स रिसीव्ड अबाउट इनकम ऑफ फैमिली मेंबर ऑफ एन इंडिविजुअल्स, डेथ एंड रिटायरमेंट ग्रेजुटी है। एनकैशमेंट ऑफ अंडर लीव है। रीट्रेचमेंट कंपनसेशन है। compensation received or issuable by a person affected by a major calamity है। compensation received on voluntary retirement है। इसके अलावा टैक्स ऑन प्रीक्यूसाइड्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। इसके अलावा बोनस और अदर अमाउंट रिसीव्ड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड है। हाउस रेंट अलाउंसेस है। इंटरेस्ट ऑन सर्टेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। स्कॉलरशिप रिसीव्ड टू स्कॉलरशिप रिसीव्ड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। पेंशन टू गैलेंट्री अवार्ड विनर्स है। फैमिली पेंशन है। इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी है। इनकम ऑफ एन अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन है। इनकम ऑफ न्यूज एजेंसी है। इनकम ऑफ सर्टेन प्रोफेशनल बॉडीज है। इनकम ऑफ फंड एस्टेब्लिश्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। इनकम ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पेंशन फंड है। यानी ये जो भी बात कर रहे हैं इनको एक तरह से इनकम भी माना जाता है, यानी नॉन टैक्सेबल होती है। इनकम ऑफ स्टेटरी अथॉरिटी रिलेटिंग पब्लिक रिलीजियस एक्टिविटीज है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम ए म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा इनकम ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड अप 1500 और इसके अलावा डिविडेंड इनकम रेफर टू ए सेक्शन 115 है। इनकम फ्रॉम यूनिट्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन जो सेक्शन दे रखा है। इसके अलावा कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है। इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है। यानी इन पे एक तरह से बाद में छूट गवर्नमेंट द्वारा जो भी रिलीफ है, जो कटौती है, उनके अकॉर्डिंग में छूट दी जाती है। एनी स्पेसिफिक इनकम अराइजिंग फ्रॉम एन इंटरनेशनल सपोर्टिंग इवेंट हेल्ड इन इंडिया। इनकम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल बाय वे ऑफ ए लोन। इसके अलावा इनकम ऑफ द न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट और अलाउंसेज और प्रीक्यूसाइड्स पेबल टू द चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी सेक्शन 1045। इसके लास्ट है इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड है। सेक्शन 1047 पर उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें बात की थी अपन ने, क्या बात की थी कि एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य के रूप में प्राप्तियां, जो भी प्राप्तियां होती है वो देख रहे हैं। तो किसी व्यक्ति की आय में नहीं जोड़े जाने वाले आय ये देख चुके थे और करमुक्त आयों के बारे में बात हो चुकी है। इसके अलावा जो निम्न सारणी विभिन्न आय के संबंध में कर दायित्व को स्पष्ट करती है। निवासी या सदन निवासी आय के साधनों के बारे में हम बात कर चुके हैं, कौन सी टैक्सेबल है, कौन सी नॉन टैक्सेबल है। और ये निवास स्थिति के बारे में बात हो चुकी है, कंपनियों का, फर्म का, व्यक्तियों का, एचईओ का, यहाँ पर डिटेल से बात हो चुकी है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नया चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार से क्यूरीज है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपको किस प्रकार से स्ट्रेटजी एग्जाम के रिगार्डिंग बनानी है। ठीक है, थैंक यू।